सभी को नमस्कार। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के इस सभागार में उपस्थित आप सभी संभ्रांत जनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं श्री ऐश्वर्या मिश्रा जी, और आप हैं इसमें जो हमारे हैं एक कंपनी है इंजिका और रोवेस्टेट के, तो उसके मुख्य अधिशासी अधिकारी हैं। और आप आज हमारे बीच में, आप लोगों के बीच में यहाँ पर साहस फाउंडेशन एवं समावेशी जो ये संसाधन केंद्र है, इसके सहयोग से यहाँ पर एक बातचीत का आयोजन किया जा रहा है। और इस जो बातचीत का जो विषय है वह है डिजिटल समावेशन और सुलभ डिजाइन क्यों महत्वपूर्ण है और इसके क्या मायने हैं। तो इसके विषय में जो यहाँ पर बातचीत रखेंगे श्री ऐश्वर्या मिश्रा जी, तो मैं उनका दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और साथ ही उनसे जो बातचीत करेंगे श्री साहब नकवी जी, तो उनका भी मैं दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ कि दोनों महानुभाव से कृपया आप यहाँ पर पधारें और इसके जो पूर्व में जो भी इसका परिचय देना चाहें, इस कार्यक्रम की, इसके बारे में इसका क्या उद्देश्य है, और फिर इसके बाद विधिवत रूप से जो आज की बातचीत है इसका शुभारंभ करेंगे। तो मैं आप दोनों को सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, ग्रेट। मेरा नाम ऐश्वर्या है। मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मेरा परिचय देने से पहले मैं इस प्रोग्राम का थोड़ा सा इस प्रोग्राम का थोड़ा डिटेल्स दे देता हूँ आपको। दो भाग में होगा। एक में जिसमें मैं थोड़ा आपका टाइम लेके आधा घंटा या 40 मिनट लेके आपको डिजिटल एक्सेसिबिलिटी किसको कहते हैं या हम लोग क्या समझते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद शाहब और मैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जो मैं बात करूंगा वो होगा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पे, और जब शाहब और मैं बात करेंगे तो हम ये जो ग्लोबल यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है एक्सेसिबिलिटी का, उसको एक स्थानीय रूप में, एक लोकल रूप में कैसे देख सकते हैं या कैसे देखना चाहिए, उसके बारे में क्या हो रहा है और क्या और होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। हम लोग उस समय ऑडियंस में से जितने सवाल होंगे उसको भी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। तो क्या जो मैंने यहाँ लिखा है या जो यहाँ पे दिख रहा है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग एक्सेसिबिलिटी इन डिजिटल स्पेसेस। पहले तो मैंने इसको ऐसे लिखा, लेकिन फिर मुझे लगा कि पहली एक्सेसिबिलिटी तो यही हो कि अगर इसको देहरादून में दे रहे हैं तो कम से कम 2 उन लैंग्वेजेस में तो हो जिसमें बात हो रही है। और इसके थ्रू इस स्लाइड के थ्रू मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस चीज़ को हम एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं या फिर समावेशन बोलते हैं, सुलभता बोलते हैं, वो बहुत आसान कई बार हम लोगों को, क्योंकि जितने भी हम लोग आए हैं, ज़्यादातर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और अगर मैं गलत अज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, हम लोगों को एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ शायद उतना नहीं परेशान करती हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो जब हम अपने इंग्लिश में जिसको बोलते हैं नेविगेट थ्रू द वर्ल्ड, जब हम लोग दुनिया में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तो शायद ये चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। बहरहाल तो फिर मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन परिचय दूंगा। कोशिश ये रहेगी कि मैं हिंदी में बोलूं, लेकिन चूंकि 20 साल से आईटी में काम कर रहा हूं, काफ़ी अंग्रेजीकरण भी हो चुका है, लेकिन तो जहाँ पे त्रुटि हो वहाँ पे आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नाम ऐश्वर्या है, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। करीब 20 साल से मैं सॉफ्टवेयर के फील्ड में, के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और पिछले 10 साल से एक खुद की कंपनी चला रहा हूँ। ये सब मैंने बैंगलोर
पिछले 10 साल से तो मैं बैंगलोर में ही हूँ। ये जो मेरा पर्टिकुलर काम है सॉफ्टवेयर में, वो एक फील्ड है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब है जब आप जो भी, जैसे ये जो दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके फ़ोन पे जो चल रहा है, ये सब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मिलीभगत से हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो ये एक क्षेत्र है जिसमें कि जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं वो अपना, जो अंग्रेजी में जिसको इंटेंडेड यूज़ बोलते हैं, मतलब उस जो जिस चीज़ के लिए बना है क्या वो काम कर रहा है या नहीं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा जो लैपटॉप है वो मैकबुक है, क्या विंडोज़ पे भी लगाएं तो चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये सारी टेस्टिंग करनी पड़ती है। वो मेरा क्षेत्र है जो नॉर्मली मैंने जिसमें काम किया है। उसमें एक सब एरिया आता है एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, जो कि ग्लोबली बहुत ही बड़ा एक एरिया है। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में ये टेस्ट किया जाता है कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है वो क्या यूनिवर्सली यूजेबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने स्प्रेडशीट, जो मैंने स्लाइड शो बनाया, या फिर जो मैंने कंप्यूटर यूज़ करा, फ़ोन करे, क्या ऐसा व्यक्ति जो नहीं देख सकता है क्या वो भी यूज़ कर पाएगा या नहीं। जो अपने हाथ ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि मस्कुलर इश्यूज़ हैं या लिम्ब एम्प्यूटेट हुआ है, क्या वो इन चीज़ों को यूज़ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में आती हैं। ना सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी बल्कि मेंटल डिसेबिलिटी ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल ऑटिज्म विच इज़ अ मेंटल कंडीशन, वो, या फिर कई बार हम लोग ये भी सोचते हैं एक्सेसिबिलिटी इज रिलेटेड टू फिजिकल डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटी, या तो जन्मजात है या तो किसी एक्सीडेंट वश हुआ है। बट कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, हमारे कई जो सेंसेस हैं उनका भी काम करना धीरे धीरे कम होता रहता है, चाहे वो आपकी नज़र हो, चाहे सुनने की क्षमता हो। ये सारी एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग इन सब चीज़ों के लिए भी की जाती है। तो ये मेरा फील्ड ऑफ वर्क था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ह्यूमन राइट्स, सोसाइटी इन जनरल, इनमें भी थोड़ी रुचि थी, इसीलिए ये टॉपिक मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले बस एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं, जो मेरे साथ हुआ, और जहाँ वो जब हुआ तब मुझे, इट वाज, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, इट हिट क्लोजर होम, मतलब इट वाज मच मोर क्लोजर टू मी देन जो नॉर्मली हम लोग सुनते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, या जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ। मार्च 2022 में हम लोग ने अपने कंपनी में एक प्रोडक्ट सपोर्ट एसोसिएट एक रोल हमने निकाला, जिसमें हम चाह रहे थे कि जो हमारा प्रोडक्ट, हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं सॉफ्टवेयर के, हम चाहते थे कि लोग उनको उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करें। कोई अगर उस प्रोडक्ट से उसको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ तकलीफ है, तो वो हमें अपना क्वेरी ईमेल पे या चैट पे या कहीं पे भेजेंगे, और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जो जानता है इस प्रोडक्ट को, उसको जवाब देगा। तो जो हमारी एचआर मैनेजर थी, जो ये सब जैसे नॉर्मली होता है रिक्रूटमेंट, प्रोफाइल आई करीब 40, 50, 100, 150 आई, उसमें से थोड़ा आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उनमें से कुछ लोगों को आप कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जब पता चलेगा कि बातचीत ठीक से हो रही है, तो फिर आप टेक्निकल में जाएंगे कि भाई इनको समझ में भी आता है कि नहीं जो मैं बात कर रहा हूँ। तो एक लड़का, उसका रिज्यूमे आया हमारे पास, मंजुनाथ उसका नाम है, और वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में करीमनगर के एक छोटे से, करीमनगर एक छोटा सा टाउन है तेलंगाना में, वहाँ रहता है। उसका रिज्यूमे आया हमारे पास, हमारे एचआर मैनेजर ने उसको 2 बार कॉल किया, एक टेक्निकल इंटरव्यू हम लोग ने सेटअप किया। और जब टेक्निकल इंटरव्यू शुरू हुआ, तो जो हमारी तरफ से 1-2 लोग थे टेक्निकल इंटरव्यू में, क्योंकि ये टेक्निकल इंटरव्यू वीडियो कॉल था, वो देख के काफ़ी चकित हो गए, क्योंकि मंजुनाथ जो थे वो देख नहीं सकते थे। ही कुड नॉट सी, बट ही वेंट थ्रू द एंटायर प्रोसेस, एंड उन्होंने ना कि अप्लाई किया, उन्होंने, हम लोगों को जब वीडियो कॉल से पहले पता तक नहीं था कि उनका एक विजुअल इम्पेयरमेंट है। 2 चीज़ें हुई वहाँ से, हम लोग को बहुत खुशी हुई। एक्चुअली वी फेल्ट रियली प्राउड, हैप्पी। हम प्राउड तो हमने तो कुछ किया नहीं था उसके बारे में, बट वी फेल्ट रियली हैप्पी कि कोई एक व्यक्ति ऐसा
यहाँ तक पहुँच पाया है। लेकिन थोड़ा सा एक शर्मिंदगी भी हुई कि हम लोगों ने अभी तक का जो प्रोसेस था, हम लोगों ने एक भी बार नहीं सोचा था कि ऐसा कोई व्यक्ति आ सकता है। तो ये दोनों एक ऑपोजिट फीलिंग्स आई हमारे में। उसके बाद ऑफ कोर्स मंजुनाथ ने हमें ज्वाइन किया, 3 साल हमारे साथ काम किया। हमारे जितने कस्टमर्स थे, मुझे लगता नहीं है किसी को पता तक चला कि देयर वाज अ कंप्लीट विजुअल इम्पेयरमेंट ऑन हिज साइड। सो दिस वाज समथिंग जो हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन था। हमने बहुत कुछ सीखा। जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ उसमें से काफ़ी कुछ उस एक्सपीरियंस से भी आया है। तो मैंने सोचा एक पर्सनल एनेक्डोट, एक कहानी एक आपको बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ें बहुत दूर नहीं है, दिखती नहीं है शायद आसानी से, क्योंकि हम अपने आप को नॉर्मल एक ज़िंदगी जीते हैं, बट ये बहुत दूर नहीं है आपके पर्यावरण से। जो मेरा एक ये जो मैं बात करूँगा बहुत ही एक सिंपल फ्रेमवर्क में करूँगा, कोई बहुत ऊंची चीज़ नहीं बोलूँगा या ऐसे नहीं बोलूँगा कि समझ में ना आए। बात हो रही है डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की, और फ्रेमवर्क जो मैं यूज़ करूँगा वो होगा व्हाट, व्हाई एंड हाउ। भाई क्या है ये चीज़, क्यों हम लोग के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसको समझना ज़रूरी है, और जब एक बार हमने समझ लिया कि ये क्या है और क्यों समझना है, इसके बारे में क्या किया जाए, इसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। ये तीन सवालों के फ्रेमवर्क में हम लोग इसको समझेंगे। क्या अभी तक मैंने जो कहा ये क्लियर, मतलब कुछ सवाल इससे उठे हैं या ये ठीक है अभी तक की पेस? क्या मैं बहुत फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, अच्छा, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि वही एक उद्देश्य है, एक्सेसिबिलिटी एक उद्देश्य है इसका। तो अगर कोई भी पॉइंट पे आपको लगे कि मैं ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में डिजिटल को ब्रैकेट में इसलिए रखा गया है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी इटसेल्फ एक कॉन्सेप्ट है। मैं उसको डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को नॉर्मल जो एक्सेसिबिलिटी एक टर्म है, यूनिवर्सल टर्म, उसका एक एक्सटेंशन ही देखता हूँ। तो एक्सेसिबिलिटी क्या है उसको समझेंगे। एक्सेसिबिलिटी जो है इन जनरल, अगर आप डिजिटल की बात ना करें, डिजिटल ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल पुराना होगा, लेकिन जो फिज़िकल एक्सेसिबिलिटी है वो हम सब देख पा रहे हैं। जैसे कि कई लोग यहाँ आए, अगर कोई व्हील चेयर पे आया है तो वो कैसे आया होगा यहाँ तक, अगर आया है तो सबसे पहले तो आप लोगों में सबके पास कार्ड नहीं होगा। मैं बाय द वे मैं दून लाइब्रेरी की कोई बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे डेली रूटीन में ये हमेशा होता है। तो रैंप, मुझे याद है हम लोग जब लास्ट टाइम दूसरे टॉक के लिए आए थे तो रैंप तो था, रैंप है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन रैंप के सामने 2 मोटरसाइकिलें खड़ी थी। तो ये फिजिकल एक्सेसिबिलिटी हर परिवेश में एग्जिस्ट करता है। चाहे वो अगर आप अंदर आ भी गए तो अगर आप देख नहीं सकते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ जाना है। अगर आपके पास व्हीलचेयर है तो आप ये दरवाज़ा कैसे खोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, महीन चीज़ें फिजिकल एक्सेसिबिलिटी में आती है। और मैंने तो सिर्फ दून लाइब्रेरी जैसी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और वेल मेंटेन्ड जगह की बात की है। आप जब सड़कों की बात करेंगे, फुटपाथों की बात करेंगे या अपने घरों की बात करेंगे तो ये आपको और समझ में आएगी ये बात। और एक्सेसिबिलिटी को और भी कई परिवेशों में देखा जा सकता है, जैसे कि कल्चरल, जैसे कि हम लोग ये समझ जाते हैं कि स्मार्टफोन करना तो अब सबको आता है, या फिर हमारी सरकार खुद ही, चाहे वो किसी भी राज्यों की हो चाहे केंद्र की हो, कोई भी इशू हो उसके लिए हम लोग ऐप बना देते हैं, वेबसाइट बना देते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा तरीका है जनसाधारण तक पहुंचने का। लेकिन वो ऐप कितना एक्सेसिबल है, जब मैं खोल रहा हूँ मुझे समझ में भी आ रहा है कि नहीं कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैंने कुछ गलती से अगर दबा दिया तो क्या मैं पीछे जा सकता हूँ। जैसे मुझे बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स थे जो मुझे ही कभी नहीं आए सामने, कि मैं एक फॉर्म भर रहा हूँ और फॉर्म अगर बहुत लंबा है तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने तो अपना टाइम लिया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। मैंने 10 लोगों से जाके पूछा, अरे मेरा ये वाला नंबर क्या है, मेरा ये वाला नंबर क्या है। हम लोगों के लिए शायद वो प्रॉब्लम ही ना हो, किसी ने पासपोर्ट नंबर पूछा तो तुरंत खोला व्हाट्सएप, तुरंत खोला कुछ और डाल दिया। सबके लिए ऐसा नहीं है। राशन कार्ड नंबर या कोई और नंबर ढूंढने के लिए आप अपने घर जाएंगे, तब तक वो फॉर्म हो गया टाइम आउट, आपने किया सबमिट,
गया, आपने क्या हुआ भी आपको समझ में नहीं आया। ये सारी चीज़ें एक्सेसिबिलिटी में आती हैं, ये हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो और मैंने ये फिजिकल एक्सेसिबिलिटी और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी जैसा कि मैंने कहा फिजिकल का ही एक एक्सटेंशन है, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इज एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल इफ नॉट मोर। चाहे आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना हो, चाहे आपको एंटरटेनमेंट करना हो, ये सारी चीज़ें आपकी डिजिटल हैं आज की डेट में, ना ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हैं। इसका मैंने बस एक डेफिनेशन जैसा देने की कोशिश की है, डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग डिजिटल कंटेंट सो दैट एवरीवन इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज कैन परसीव, अंडरस्टैंड, नेविगेट, इंटरेक्ट। ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन हुए हैं। बट इसमें एक अच्छी बात है कि ये जो एक्सेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो कहता है एवरीवन इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड। इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट हम लोग पहले एक बना दे कमरा और फिर अंदर इंक्लूजन जिसको बोलते हैं, कि पहले तो हमने एक बना दिया ये सोच के कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, और फिर चाहे जो डिसेबल्ड हो किसी भी तरीके से उनको इंक्लूड करें। ऐसा नहीं है। आप जब बनाने की सोच ही रहे हैं तो आप अपने ऑडियंस में ही, अपने ऑडियंस, कस्टमर, पर्सोना जिसको बोलते हैं, उसमें आप डिसेबल्ड या रादर एवरीवन को इंक्लूड करके चलें, ताकि वो परसीव कर पाए। परसीव का मतलब जो आपकी सेंसेस हैं, जैसे कि कोई अगर देख नहीं पा रहा है तो वो मेरा स्क्रीन नहीं देख सकता है या देख सकती है, तो उनके लिए कैसा है, तो स्क्रीन रीडर होता है एक। ये सब मैं जाऊंगा, मैं आखिरी में आपको थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो उनके लिए स्क्रीन रीडर होता है। जिनकी आंखें बहुत तेज़ नहीं हैं उनके लिए कॉन्ट्रास्ट देखना पड़ता है। इट शुड बी ऑफ डेफिनेट कॉन्ट्रास्ट, कि कंफ्यूज ना हो जाए आदमी। जो ऑटिस्टिक हैं उनके लिए आप बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें नहीं कर सकते, यहाँ पे दिखाया फिर कुछ और दिखा दिया, ये सब चीज़ें आपको करना पड़ता है। तो परसीव, अंडरस्टैंड, आप परसीव कर पाएँ अपने सेंसेस से, अंडरस्टैंड कर पाएँ अपने दिमाग से, नेविगेट कर पाएँ मतलब उसमें अगला पेज, आगे का पेज, ये सब, और इंटरैक्ट कर पाएँ मतलब उसके साथ अगर कुछ बटन प्रेस करना है, ये सब, राइट। ये 4 चीज़ें हैं। तो हम लोग ने देखा क्यों करना चाहिए। अब हम लोग वाई, अब हमने क्या की बात की, अब क्यों करना चाहिए। ये मतलब कई लोग हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्यों इम्पोर्टेंट है, भाई मेरी तो ज़िंदगी तो चल रही है अच्छे से, तो मैं क्यों इस पे अपना ध्यान दूं, क्यों मैं इसको इम्पोर्टेंस दूं। मेरे दिमाग में 4 रीजंस आए, एंड इसको हम लोग एक एक को जब देखेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि हम इंडिविजुअली कैसे ऑपरेट करते हैं इन 4 कारणों में। एक, डिजिटल स्पेसेस आर एसेंशियल, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि डिजिटल स्पेसेस आर एज एसेंशियल एज फिजिकल स्पेसेस। तो अगर ये एसेंशियल हैं, यानी कि सबको इसकी ज़रूरत है, तो वो एक पहला रीज़न हुआ। मेक्स बिजनेस सेंस, भाई जो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना सर्विसेज, वेबसाइट मुहैया कराएंगे, वो आपके लिए भी अच्छा है। तीसरा है स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस, मुझे करना है या नहीं करना है, लेकिन गवर्नर ने बोला है तो मैं करूँगा या करूँगी, दैट इज़ पार्ट ऑफ गाइडलाइंस। और चौथा है डिजिटल स्पेसेस फॉर एवरीवन। मैं इन सब पहले के 3 नहीं, मैं एक समझ से इसको बनाना चाह रहा हूँ कि ये सबके लिए ही है। ये एक ह्यूमन राइट्स, एक जस्टिस के पर्सपेक्टिव से कि मैं जो बना रहा हूँ वो सबके लिए है। ये चौथा वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसको जिस तरीके से समझेंगे उस तरीके से हमें जो आगे सवाल आएंगे, जब नेक्स्ट सवाल आएगा इसको कैसे करें कि जो क्वेश्चंस होंगे, अगर हम इसको चौथे पॉइंट से नहीं देखेंगे, बाकी ऊपर के पॉइंट से देखेंगे, तो वो सवाल हमें इंग्लिश में जिसको ऑब्स्टिकल्स, द क्वेश्चंस विल लुक एज ऑब्स्टिकल्स। अरे यार इसको मुझे करना पड़ रहा है, एज अपोज टू कि ये तो मेरी समझ का हिस्सा है, मुझे सबके लिए बनाना है, तो करना पड़ नहीं रहा है, इसको करना चाह रहा हूँ। ये छोटा सा एक डिफरेंस है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको क्यों करना चाहते हैं। और देयर इज अ वेरी नाइस इंग्लिश सेइंग, इफ यू नो द व्हाई, अगर आपको पता है क्यों कर रहे हैं, द हाउ इज वेरी इजी, हाउ इट कम्स वेरी नेचुरली, आपको एक स्ट्रगल नहीं है उस हाउ के साथ।
तो ये 4 रीजंस थे। मुझे ऐसा लगता है कि द चौथा रीजन इज द मोस्ट सस्टेनेबल। पहले 3 सस्टेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जब इस प्रेजेंटेशन के लिए रिसर्च कर रहा था तो देवर अम्पटीन एग्जाम्पल्स की गाइडलाइंस दी हैं गवर्नमेंट ने कि आपको इसको ऐसे ऐसे से करना है, और वो कर भी देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है क्योंकि वो समझ का हिस्सा नहीं है कि भाई इसको मुझे क्यों करना है, ताकि कोई भी आ सके मेरे पास। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब इंस्पेक्टर आए तो ये ठीक से रहे, राइट। तो वो फिर जिसको हम लोग बोलते हैं पर्पस गेट्स डिफीटेड। So these are the why should we have digital accessibility? Now इसको कैसे किया जाए, इस डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें। जो अगेन एक फ्रेमवर्क जो मेरे दिमाग में आया था वो था एम्पथाइज, एजुकेट एंड डिज़ाइन। एम्पथाइज मतलब पहले जिस ऑडियंस, जिन लोगों के लिए आप इसको बनाना चाह रहे हैं, मुहैया कराना चाह रहे हैं, आप उनके साथ एम्पथाइज कीजिए। एम्पैथी के लिए एक बहुत ही अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कहीं पे कि किसी से पूछा गया व्हाट इज एम्पैथी, तो उन्होंने बोला एम्पैथी इज टू वॉक इन समबडी एल्सेस शूज। सो उसने बोला है, बट आई थिंक अ मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन इज यू रिमूव योर ओन शूज फर्स्ट एंड देन यू वॉक इन देयर शूज। आपके खुद के जो प्री कंडीशंस हैं, आपके खुद की जो कंडीशनिंग है, आप उसको पहले समझिए, उसको थोड़ा अगर कर सकें तो किनारे कीजिए, फिर एम्पथाइज कीजिए। सो सिमिलरली यहाँ भी आप, क्योंकि हम जैसे सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, नेविगेट करते हैं, वो बहुत ही अलग है 10 अलग एबिलिटी के लोगों के लिए, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो फिनेंशियली वेल ऑफ पीपल जो नहीं हैं उनके लिए हो, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, एंड सो ऑन। देन एजुकेट, दूसरे को नहीं, एजुकेट वन सेल्फ ऑन हाउ कैन यू एड्रेस दिस इशू, कि व्हाट हैपन्स जब आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं। बिकॉज आई रिमेंबर वेरी, बहुत ही एक सेम हम लोग जब मंजुनाथ के साथ काम करने लगे तो काफ़ी बातें होती थी। हमारी कंपनी काफ़ी अलग है उस तरफ, हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ काम, हम काफ़ी बातें होती थी। कभी बाद में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, बट एक चीज़ जो हमने मंजुनाथ से बात की कि तुम्हें सपने में क्या दिखता है, या तुमने कभी सोचा, जैसे मैं उनसे तो रोज़ बात करता था, तो तुमने क्या अपने मन में मेरा चेहरा कुछ बनाया है, एंड ही सेड वो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैंने बचपन से कुछ देखा ही नहीं है एज अ रेफरेंस पॉइंट। सो दैट आई मीन, सो टू हैव दैट लेवल ऑफ एम्पैथी कि जैसे आपके ड्रीम्स में आप यू डोंट रियली सी व्हाट ड्रीम्स यू हैव, बिकॉज जो ड्रीम्स हैं या फिर जो आप एक किसी की शक्ल बना रहे हैं वो है ही नहीं कैपेसिटी आपके अंदर। तो वो होता है एजुकेट योरसेल्फ ऑन हाउ यू कैन एड्रेस दिस। एंड जब जहाँ डिज़ाइन की बात आई, थैंकफुली देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क ऑलरेडी डन इन दिस फील्ड। देयर आर 2 ways टू एड्रेस इट। वन इज़ लॉज, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने ही 2016 RPWD जो है, राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, उसमें बहुत कुछ उन्होंने क्या बोलते हैं स्टिपुलेशंस दिए हुए हैं। एक्चुअली उन्होंने जो स्टिपुलेशंस दिए थे वो अगर मान लिए जाएं तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन अभी भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप एंड आई थिंक वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। एंड दूसरी है गाइडलाइंस। सो गाइडलाइंस में देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। जो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो इंटरनेट इतनी खूबसूरत चीज़ है, उसको बनाने में इतनी मेहनत लगी है, तो द मेन बॉडी इज़ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। उन्होंने इतना डिटेल्ड, आई मीन जिनको भी इंटरेस्ट है मैं बाद में वो लिंक्स भी शेयर करूँगा, इतना डिटेल्ड डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रेजेंट किया है। एक व्यक्ति जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, वो कैसे यूज़ करे इंटरनेट, एक ऑटिस्टिक पर्सन, एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जिसको सुनाई नहीं देता है, हाउ एनी ऑफ देम कैन यूज़ द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड ये डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है वीडियोस के साथ। तो वो गाइडलाइंस भी हैं, इनको बस फॉलो करने की देर है। फॉलो कैसे करना है वो एक अगर हम सिर्फ वेबसाइट्स की बात करें तो एवरी कंडीशन विल हैव इट्स ओन सॉल्यूशंस, बट इट इज़ नॉट टू डिफिकल्ट। आज के ज़माने में इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इट्स लाइक जैसे यहाँ पे अगर मैंने बोला कि मुझे एक प्रकार की चेयर चाहिए, तो मैंने देख रहा हूँ कि सोफ़ा भी है, चेयर भी है। वैसे ही अगर आप चाहें तो आप सोफ़ा भी अपने वेबसाइट के लिए
you can make it in such a way that you can make it accessible for everybody. Another very good example, मैं आपको real life example सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि I feel it is much easier to relate to them. एक एग्जाम्पल था कि अगर कोई व्हीलचेयर से एक रेस्टोरेंट में आ रहा है तो वो नॉर्मली क्या होगा, उस टेबल में आपका व्हीलचेयर नहीं घुसेगा क्योंकि व्हीलचेयर का जो हैंडल है वो ऊपर होता है. ये सोचने के लिए या एक अलग टेबल रखने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को भी लाना पड़ेगा क्योंकि कई चीज़ें जो हमारे दिमाग में सरलता से नहीं आती हैं वो एक्सपर्ट्स के दिमाग में दे हैव ऑलरेडी, मतलब ये सब चीज़ें ऑलरेडी सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं डिज़ाइन की. तो ये है कुछ बातें, लॉज एंड गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं. अब वेबसाइट्स में, ऐप्स में इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये इसके कई एग्जांपल्स हैं. जैसे कि मैंने बताया, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो स्क्रीन रीडर्स आते हैं, जैसे कि जो अगेन मंजुनाथ का एग्जांपल दिया जाए तो स्क्रीन रीडर क्या है, आपके वेबसाइट पे जो हर एक चीज़ को वो बोल के बताता है, बताती है. आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कौन सी आवाज़ में बताएंगे, राइट. तो वो स्क्रीन रीडर हुआ. वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, आप टाइप नहीं कर सकते हैं तो वो आपकी, इनफैक्ट आजकल कई लोग व्हाट्सएप में भी उसको यूज़ करते हैं. हमारे लिए तो आसान, जैसे बड़ा ही अच्छा कथन है, फ्रेज है, एक्सेसिबिलिटी एसेंशियल फॉर सम, यूजफुल फॉर एवरीबडी. कुछ लोगों के लिए इट्स एसेंशियल, मतलब इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, बट इट्स यूजफुल फॉर एवरीबडी. सिमिलर टू द वॉइस रिकग्निशन जो आप व्हाट्सएप में कई लोगों को मैं देखता हूँ टाइप नहीं करना चाहते लंबा लंबा मैसेज, तो माइक्रोफोन में बोलते हैं, वो मैसेज अपने आप बिल्कुल है कि नहीं, टाइप कर ही नहीं कर सकते, उस स्पीड पे नहीं कर पाएंगे, उस बात को नहीं रख पाएंगे. जी बिल्कुल सही. तो ऐसे करके बहुत एग्जांपल्स हैं. जब आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो छोटी सी चीज़ आप जो नहीं देख पाता है, वो टैब बटन, जो टैब का बटन है आपके कीबोर्ड पे, उसका प्रयोग करता है. टैब करता है तो वो स्क्रीन रीडर पढ़ता है आप किस बटन पे हो, प्रेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. ये सारी चीज़ें एक जो वेब डेवलपर है कायदे से उनको पता होना चाहिए. नहीं भी पता है तो सीख सकते हैं. देयर इज इनफ डॉक्यूमेंटेशन ऑन दी वेब अबाउट इट. मुझे लगता है मेरा मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था एक्सेसिबिलिटी के टॉपिक पे. मैं टेक्निकल में बहुत डीप नहीं गया हूँ जानबूझ के. किसी के पास स्पेसिफिक सवाल हैं तो मैं उनको बाद में भी ले सकता हूँ टेक्निकलिटी के बारे में. बट दिस वाज माय प्रेजेंटेशन फॉर डिजिटल एक्सेसिबिलिटी. अब नाउ वी विल बी इन अ कॉन्वर्सेशन, Shahab and I, where he has certain questions and certain opinions and thoughts, and alongside we will also take questions from the audience. So I welcome Shahab to the. Thank you. Thanks a lot. आप लोगों ने अपना टाइम दिया और आए ट्यूसडे की शाम को. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट.